स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यूनिट थर्ड के सेकंड चैप्टर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें अपन देखेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन की कुछ डेफिनेशन से, रिडक्शन की भी कुछ डेफिनेशन से। तो अपन केवल एक की डेफिनेशन याद करेंगे, बाकी दूसरा इसका जस्ट अपोजिट है। किसी क्रिया में इलेक्ट्रॉन का निकलना है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे Na है, Na से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन, या इसे अपन डी इलेक्ट्रोनेशन भी कहते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार की क्रियाएं होती है जो ऑक्सीकरण कहलाती है, चाहे ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए, ऑक्सीजन जुड़ जाए, या विद्युत ऋणात्मक भाग का जुड़ना हो जाए, योग हो जाए, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट हो जाए, या थर्ड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, हाइड्रोजन का निकलना हो जाए, या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट हो जाए, या ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो जाए, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसे बोलते हैं अपन ऑक्सीकरण। इसका जस्ट उल्टा क्या कहलाता है, अपचयन। जैसे ऑक्सीकरण में अपन कह रहे थे इलेक्ट्रॉन का निकलना, तो इसमें आएगा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना। इसमें ऑक्सीकरण में होता है ऑक्सीजन का योग, तो इसमें होगा ऑक्सीजन का निकलना। इसी तरह से बाकी चीज़ें पे हम देखते हैं, तो वो है आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसा कंपाउंड जो किसी का ऑक्सीकरण करता है। वे पदार्थ जो किसी ऑक्सीकरण क्रिया के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं ऑक्सीकारक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले के कारण ऑक्सीकारक पदार्थ का अपचयन होता है। ये दूसरे का ऑक्सीकरण करेंगे लेकिन इनका खुद का क्या हो जाएगा, अपचयन या रिडक्शन। जैसे 2Na + Cl2, तो क्या बन जाएगा 2NaCl। इस क्रिया में क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना रहा है, Cl- बना रहा है, तो वो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन उसके साथ ये सोडियम का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। इसी तरह से अपचायक होते हैं। अपचायक वे पदार्थ है जो किसी का अपचयन करते हैं, उसके लिए अपने को ये खुद इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो कहलाते हैं अपचायक या रिडक्टेंट। इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण अपचायक पदार्थ का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। बात करते हैं अपन एक और एग्जाम्पल की, 2Na + Cl2, तो इस क्रिया में सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो ये ऑक्सीकृत होता है और Cl क्या हो रहा है, अपचयित। बात करेंगे अपन ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया, तो इस क्रिया में दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होते हैं। जैसे 2NaCl, तो Na का ऑक्सीकरण हो रहा है और Cl का क्या हो रहा है, अपचयन। Na से क्या बन रहा है, अपचयन से Na+ ऑक्सीकरण हो रहा है, Cl से क्या हो रहा है, Cl-, तो क्या हो रहा है, अपचयन। क्यों, क्योंकि सोडियम का ऑक्सीकरण 0 से क्या हो रहा है, +1, और क्लोरीन का -1 से क्या हो रहा है, -1। 0 से क्या हो रहा है, -1। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें तत्वों के ऑक्सीकरण अंक बदल जाते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती है। इनके और भी एग्जाम्पल्स हैं जो अपन देखेंगे। अगर अपन यहाँ पर कॉपर की लेते हैं तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेके, कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बनाता है। इसी तरह से जिंक 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के Zn+2 बनाता है। तो कॉपर आयन चूँकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो अपचयन हाफ सेल होगा, और जिंक दे रहा है मतलब उसका रिडक्शन हाफ सेल होगा। इन दोनों को अपन एक साथ जोड़ देंगे तो Cu2+ Zn, तो क्या बनेगा, Cu + Zn2+। यह समीकरण इलेक्ट्रॉनों का युग्मन के इलेक्ट्रोडों का क्या कहलाता है, युग्मन या कपलिंग, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें जुड़ रही है। अब ये होती कैसे, इसकी दो मेथड है। पहली है कि 2 अर्ध सेल को जोड़ दो बाय एडिशन ऑफ 2 हाफ सेल। अगर दोनों अपन को Zn और Cu हाफ सेल को जोड़ देंगे तो अपने को पता चल जाएगा। सेकेंड, जिंक की रॉड को अपन पानी में डाल दो, या जिंक की रॉड लो और कॉपर के जो सॉल्यूशन है उसमें डाल दो। कॉपर के सॉल्यूशन में डालेंगे तो भी अपने को पता चल जाता है। अभी इसमें अपन अभिक्रिया की समोन ऊष्मा या हीट ऑफ फॉर्मेशन की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर पता करते हैं अपन, गिब्स फ्री एनर्जी दैट इज ΔG0 इज इक्वल टू होता है -NFE0। यहाँ पर ΔG जो है गिब्स ऊर्जा परिवर्तन है, F फेराडे कांस्टेंट है, EG0 जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या विद्युत वाहक बल है, N इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है या जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है उनकी संख्या है। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन तभी संभव होती है जब ΔG का मान क्या हो, निगेटिव। ये प्रोसेस या ये अभिक्रियाएं तभी संभव होती है, तभी पॉसिबल है जबकि ΔG क्या हो,
माइनस हो, और प्रायोगिक रूप से अपन डेल्टा जी की जगह क्या करते हैं, ईएमएफ का पता करते हैं, और इसी के लिए फॉर्मूला है अपने पास डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। बात करते हैं अपन इसके लिए, तो ये कैसे हो रहा होगा। देखो अपन ने कहा था अभी कि दो हाफ सेल को जोड़ दो, तो जिंक इलेक्ट्रोड ले लिया, कॉपर इलेक्ट्रोड ले लिया और एक दूसरे के सॉल्यूशन में डाल दिया। या अपन ने जिंक का लिया और उसे डाल दिया अपन ने कॉपर सल्फेट में, तो ये दोनों तरह से हो जाती है। अब बात करेंगे अपन ऑक्सीकरण अपचयन विभव की या रेडॉक्स पोटेंशियल की। रेडॉक्स मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों को मिला देते हैं, तो रेड प्लस ऑक्स रेडॉक्स हो जाता है। यहाँ बात कर रहे हैं अपन कॉपर की, तो क्या बनाएगा, कॉपर 2+ आयन, जिंक है तो क्या में डिफाई है, Zn 2+ आयन, तो Cu 2+ लेके क्या बनाएगा, Cu और Zn 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के क्या बनाएगा, Zn 2+। यहाँ पर मानक अपचयन विभव अपन लेते हैं। मानक अपचयन विभव के लिए कंडीशन होती है मानक की 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो और उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो, तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं अपन मानक अपचयन अभिक्रिया। तो मानक अपचयन अभिक्रिया के पहले अपने को ये पता करना पड़ेगा कि जो है ये मानक अपचयन के साथ कुछ धातुओं के फिक्स है, जैसे लिथियम है, सोडियम है, बेरियम है, कैल्शियम है, यहाँ तक कि फ्लोराइड, इन सब के लिए कुछ न कुछ मानक अपचयन विभव के मान ज्ञात किए हैं। अगर प्लस वैल्यू आती है तो ऑक्सीकरण, माइनस आती है तो रिडक्शन। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रोड पे अभी अलग अलग अभिक्रियाएँ होगी, जैसे प्लेटिनम प्लस Fe2+ क्या बना रहा है, Fe3+। Fe2+ Fe3+ कैसे बनेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए। तो इसके लिए अपने पास एक अभिक्रिया, एक समीकरण है जिसे बोलते हैं अपन नॉन्स समीकरण। नॉन समीकरण में क्या होता है, E=E0 - RT/NF log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट कहाँ से ले रहे हैं अपन, यहाँ से An1+ है, क्या बन रहा है An2+, साथ ही क्या निकल रहा है Ne। तो यहाँ पर An2+ जो है वो प्रोडक्ट है और An1+ जो है वो क्या है, आपका रिएक्टेंट है। तो यहाँ ये चीज़ें देखी अपन ने, E0 R T N F, N1 और N2। तो N1 क्या है, रिएक्टेंट, N2 क्या है, प्रोडक्ट। E इलेक्ट्रोड विभव है, E0 मानक इलेक्ट्रोड विभव है, R गैस कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, A नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं जो भाग ले रहे हैं और F क्या है, फैराडे कांस्टेंट। तो यहाँ ऑक्सीकरण अपचयन विभव के कुछ डेटा है जो अपन ने पासबुक में दिए हुए, वो देख सकते हैं। उनका क्या उपयोग है उन आंकड़ों का, तो उन आंकड़ों के बहुत अच्छे उपयोग है। पहला, धातुओं के धनायन बनाने की आपेक्षिक प्रवृत्ति का पता चल जाता है कि कौन पहले कैटायन बनाएगा या कौन नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे मान लो लिथियम भी है, तो लिथियम का क्या है, मान सबसे ज़्यादा है और धनायन बता है सबसे ज़्यादा है, तो ये जितनी ही जल्दी बनाएगा। तो लिथियम के लिए कितनी वैल्यू आएगी, 3.04, ये इसका ऑक्सीकरण विभव है। दूसरा आता है कि ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थों का ज्ञान। मान लो आपके पास दो वैल्यूज है, एक प्लस आ रही है और एक माइनस। प्लस आ रही है तो वो ऑक्सीकारक होगा, माइनस आ रही है तो वो अपचायक होगा। इसका भी अपन इस टेबल से पता कर लेते हैं। थर्ड बात करते हैं अपन धातु आयनों का विस्थापन, कि कौन किसको रिप्लेस करेगा। मान लो आपके पास निकिल भी है और जिंक भी है, तो निकिल और जिंक दोनों को अपन निकाल लेंगे। एक का आ रहा है +76 और एक का आ रहा है -0.25, कि किसी विलयन में धातु आयन को कहीं वही धातु आयन विस्थापित कर सकती है जिसकी धन आयन बनाने की प्रवृत्ति विलयन में उपस्थित आयनों वाली धातु के धन आयनिक बनाने वाली प्रकृति से अधिक हो। मान लो आपके पास एक +6 है और एक 0.25 है, तो क्या कहेंगे अपन कि आवर्त सारणी में जिंक धातु सारणी में Ni से ऊपर है, अतः जिंक धातु विलयन में Ni2+ आयनों को विस्थापित कर देगी। ठीक है, इसी तरह से अपन धातु आयनों का अधातु आयनों का विस्थापन भी ज्ञात कर सकते हैं। मान लो आपके पास ब्रोमीन है और फ्लोरीन है, तो यहाँ पर अपने को फ्लोरीन और इससे भी पता चल जाता है कि F2 अधातु विलयन में Br- आयनों को विस्थापित करेगी, क्योंकि Br2 सारणी में F2 से ऊपर है, सबसे ऊपर है Li, सबसे नीचे है F। इसके बीच में ही सारी मेटल्स या नॉन मेटल्स होती हैं। पांचवा आता है इसमें तत्वों द्वारा हाइड्रो अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन, कि जिंक है तो विस्थापन कर पाएगा कि नहीं, ये भी अपन पता कर सकते हैं हाइड्रा एसिड के बारे में। नेक्स्ट है गैल्वेनिक सेल के मानक विद्युत वाहक बल की गणना कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए गैल्वेनिक सेल।
पता कर लेते हैं अपन स्टेबल के बेस पे कि कौन इलेक्ट्रोड कैसा होगा, क्योंकि एनोड से कहाँ जाएंगे, कैथोड पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं। हीट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के होने की संभावना अपन पढ़ सकते हैं कि अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, ये भी अपन पता कर सकते हैं बाय दिस टेबल। नेक्स्ट बात करते हैं अपन धातुओं के एक्सट्रैक्शन में, धातु के निष्कर्षण में। तो कॉपर विलयन में से Ag धातु के आयनों को विस्थापित कर देती है कि मान लो सिल्वर सॉल्यूशन है AgNO3 और कॉपर है, तो कॉपर क्या करेगा, इस Ag को निष्कर्षित कर देगा, Ag आपका प्योर मिल जाएगा और कॉपर क्या बना लेगा, कॉपर नाइट्रेट। इसी तरह से अपन धातु आयनों का भी आपेक्षिक विसर्जन कर सकते हैं। बात करते हैं अपन सेल अभिक्रिया की गणना के बारे में। तो सेल अभिक्रिया के सामान्य नियतांक की गणना भी अपन कर सकते हैं बाय यूजिंग नर्स्ट फॉर्मूला या नर्स्ट इक्वेशन E=E0 - 2.303 RT/NF लॉग प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट या के इक्विलिब्रियम अपन निकाल सकते हैं। लास्ट अपन बात करते हैं अर्ध सेल के इलेक्ट्रोडों की गणना के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। थैंक यू।